ओके, लेट्स गो एवरीवन। सर अपने जो डिस्कशन करने लग रहे हैं ना, दैट इज बेस्ड ऑन द टॉपिक स्टॉक एक्सचेंज। पहले ना मेरा गोल है कि इस टॉपिक को मैं पहले पढ़ा दूं, फिर जो अपने राइटिंग और ये सब का प्रोसेस है ना, वो अपने बैठ के करते रहेंगे, राइट। पर पहले ना आप लोगों को मैं अगर कोई ऐसा है, आप लोग में से कोई अगर ऐसा है ना, मैं ये सेशन रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, आप में से कोई ऐसा है ना कि अगर बोले कि सर एग्जाम के पहले वाले दिन काश कोई हमें 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा टॉपिक रिवाइज करवा दे, 10 से 15 मिनट में, तो मैं अभी 15 मिनट में पूरा टॉपिक बोल दूंगा, बस तुम लोग सुनते चलना, ठीक है कि नहीं है। ऑब्वियसली उसके बाद स्लोली स्लोली जब डिस्कशन करेंगे तो बहुत चीज क्लियर होते चला जाएगा, तब बहुत चीज क्लियर होते चला जाएगा, तो सुनते चलें आप लोग, ठीक है ना। स्टॉक एक्सचेंज एवरीवन, क्या होता है ना, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैच्योर डिस्कशन है, सुनते चलना। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। इसको यहां से हटाता हूं, पहले एक बार मैं नॉर्मल फोन्स की मार्केट में आता हूं। शेयर्स डिबेंचर्स भूल जाओ क्या होता है, ठीक है। एक बात समझना आप लोग और मुझे एक बात बताना। मान लीजिए कि मैंने ना एक नया फोन या नया कैलकुलेटर खरीदा, मान लीजिए ये रहा मेरा मेरा नया कैलकुलेटर जो मैंने खरीदा, ठीक है। मान लेते हैं एक बार इसका मुझे 500 पे करना पड़ा। जिस भी कंपनी का ये कैलकुलेटर है, जब मैंने खरीदा तो फर्स्ट टाइम 500 रुपीज किसके पास गई, उस कंपनी के पास गई। मान लीजिए एक बार के लिए कैसियो, कैसियो ज्यादा पॉपुलर है, मान लीजिए मैंने कैसियो का कैलकुलेटर खरीदा 500 में, पैसा 500 रुपीज कैसियो के पास गया। डन है, डन है सर। इसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, जहां ओरिजिनल कंपनी के पास पैसा जाता है। मेरे पास ये कैलकुलेटर आ गया। अब जब मेरे पास ये कैलकुलेटर आ गया दोस्तों, मैंने कहा यार मैंने यूज कर लिया काफी, अब मुझे नया कुछ कैलकुलेटर लेना था, क्योंकि ये 12 डिजिट्स का था, मुझे 15 डिजिट्स 16 डिजिट्स वैसा टाइप का कुछ लेना था। तो मैंने कहा यार इस कैलकुलेटर को सेल कर देते। तो जब मैंने सेल किया, 400 में किया, 500 में किया, 300 में किया, 600 में किया, कुछ भी किसी भी वैल्यू में मैंने इस कैलकुलेटर को सेल किया, जिस भी वैल्यू पर मैंने इस कैलकुलेटर को सेल किया होगा, अब आप मुझे बताइए इस कैलकुलेटर को सेल करने के बाद जो पैसे आए होंगे वो किसके पास आए होंगे, वापस कैसियो के पास आए होंगे क्या? नहीं, इस बार तो सर मेरे पास आया ना। बस अब इस कैलकुलेटर की जगह आप लोग शेयर्स को सोच लो, इस कैलकुलेटर की जगह शेयर सोच लो। तो जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स लेकर आती है बाजार में, रिलायंस इंडस्ट्रीज या कोई भी कंपनी, इसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, और इसका पैसा सीधा किसके पास जाता है? कंपनी के पास जाता है। लेकिन अब मान लो कि मुझे रिलायंस का शेयर मिल गया, पर यार रिलायंस के शेयर्स के लिए तो लाखों करोड़ों लोगों ने अप्लाई किया होगा, मिला मुझे या मेरे जैसे कुछ लोगों को। अब मुझे चाहिए था कि भाई रिलायंस जो है ना ऑलरेडी 1000 हो गया है, अब मुझे लगता है या 2000 हो गया है, अब मुझे लगता है कि रिलायंस 2000 के नीचे गिरेगा, तो मुझे और ये शेयर नहीं रखना। पर मार्केट में ऐसे भी तो लोग हैं, अच्छा मुझे क्या लग रहा है कि रिलायंस अब 2000 से नीचे गिरेगा, इसको बोलते हैं बेयर। बेयर सोचता है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिरेगा। लेकिन मार्केट में बुल भी है। बुल का मतलब होता है वो जो बहुत ऑप्टिमिस्टिक पॉजिटिव है, वो लोग बोलते हैं नहीं अभी भी प्राइस बढ़ेगा। तो मैं एज अ बेयर बोलता हूं बुल को कि फिर मेरे से खरीद ले शेयर्स, मेरे से शेयर्स खरीद ले। तो बुल बोलता है ला 2000 में मुझे दे दे। तुझे तो लगता है 2000 से नीचे गिरेंगे, तो तेरे को तो ये रखना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है 2000 से ऊपर जाएगा, तो मैं 2000 में खरीदने को तैयार हूं। लेकिन अब एक बहुत बड़ा सवाल आ खड़ा होता है, जब मैं कैलकुलेटर को खरीदा था और बेचा था, तब बीच में कौन था? जब कैलकुलेटर को खरीदना बेचना हो रहा था, तब बीच में मान लो OLX जैसी वेबसाइट थी जो बायर और सेलर को आपस में कनेक्ट कर रही थी। पर सेकंड एग्जांपल में, जब कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, लोग खरीद रहे हैं, या जब मैं शेयर्स बेच रहा हूं जो कंपनी ने मुझे दिया और कोई और खरीदना चाह रहा है, तो पता कैसे चलेगा कंपनी को कि कौन कंपनी का शेयर खरीदना चाह रहा है? या जब मैं शेयर्स बेचूंगा तो मुझे कैसे पता लगेगा कि किसे मुझे मेरा शेयर्स खरीदना है? ये बताओ। तो आपके मन में क्या आ रहा है? जो आपके मन में आ रहा है, आई अग्री विद दैट। आप लोग सबके मन में ये आ रहा होगा कि सर इसका आंसर तो सिर्फ ये है कि
कोई मिडिल मैन का दरकार है आपको, उसी मिडिल मैन का नाम है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है जहां पर बायर और सेलर मुलाकात करते हैं और बाई और सेल करते हैं शेयर्स को। जब मैं बोल रहा हूं मुलाकात करते हैं तो वो वर्चुअल मुलाकात है, मतलब एक्चुअली में हाई हेलो नहीं होता है। वर्चुअल मुलाकात का मतलब है कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया, उसने ऑर्डर खरीद लिया, एग्जाम्पल वो है, उसने ऑर्डर डिलीवर किया, बस वो डिस्कशन है। और ये स्टॉक मार्केट के थ्रू हो रहा है। सर हमें बात समझ में आता है, लेकिन अब क्या है ना कि स्टॉक मार्केट्स में भी बहुत सारा गड़बड़। अच्छा स्टॉक मार्केट, अब एक बात बताओ, तो सर कोई भी कंपनी अपना शेयर शेयर मार्केट के थ्रू या स्टॉक मार्केट के थ्रू बेच सकती है क्या? स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेच सकती है क्या? जवाब है नहीं। सेबी का कुछ लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स होता है। सेबी कौन है मैं बताऊंगा, तुम समझ लो कि स्टॉक एक्सचेंजेस नोटी हरकतें ना करें, इसके लिए इन लोग के ऊपर एक बेसिकली एक बॉस बैठाया गया है जिसका नाम है सेबी। एक्चुअली आप लोग देखो हर्षद मेहता स्कैम 1990s 1990 91 में, तो उसके बाद बहुत जरूरी हो गया था कोई ऐसे बॉस का दरकार जो ये देखे कि स्टॉक मार्केट्स गड़बड़ ना करे, स्टॉक एक्सचेंजेस गड़बड़ ना करे। जैसे कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज गड़बड़, सर कैसा गड़बड़? कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज में लगभग 50 कंपनियां पकड़ी गई थी 1980s 1990s में। तो 50 कंपनियां पकड़ी गई, उसमें क्या पकड़ी गई? 50 कंपनी का एक ही एड्रेस था। इसका मतलब समझ में आता है? मतलब रियल लाइफ में कोई कंपनी था ही नहीं, कोई बिजनेस था ही नहीं, बस शेयर का खरीदना बेचना हुआ करता था, शेयर का वैल्यू बढ़ाया जाता था और घटाया जाता था। आइडियली शेयर का प्राइस कब फ्लक्चुएट होना चाहिए? जब कंपनी बिजनेस अच्छा कर रही है या खराब कर रही है, तब। कंपनी बिजनेस ही नहीं कर रही है तो कुछ लोग मिलकर स्टॉक मार्केट में ये मजा लेते थे, इसलिए सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज को बंद कर दिया। आज उसके नीचे आप लोग जाओगे तो बहुत बढ़िया सैंडविच मिलता है, वो जरूर खाना, कॉर्न चीज सैंडविच। पॉइंट पर आते हैं हम लोग, पॉइंट पर हम लोग आते हैं। तो अब आप लोगों को मैं क्या बता रहा था, वापस से पॉइंट पर आता हूं, मैं निकल गया था डिस्कशन से। स्टॉक एक्सचेंज, तो सेबी इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंजेस है। अब सेबी का कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कोई कंपनी को अगर स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स खरीदने बेचने हैं तो सेबी के वो रिक्वायरमेंट, जैसे मिनिमम सेल्स लास्ट 3 साल में इतने करोड़ का होना चाहिए, मिनिमम पेड अप कैपिटल इतना होना चाहिए, वो सब आपको याद करने कोई नहीं बोल रहा है। ये सब आप लोग 12 के बाद अगर CS जैसा कोर्स करोगे जो कि बेसिकली ये सब चीजों का वर्ल्ड आपको एक्सपोज करेगा, तब आपको दरकार है कंपनी लॉ, तब दरकार है, वरना अभी ये सब में बात नहीं करना। खैर बैक टू स्टॉक एक्सचेंज। तो स्टॉक एक्सचेंज के बारे में हर स्टूडेंट पहली बात क्या सीख गया है कि स्टॉक एक्सचेंज एक लिंक है बिटवीन द सेलर एंड द बायर ऑफ व्हाट, ऑफ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। सर बात समझ में आता है हम लोगों को? स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज अगर नहीं होता तो आप लोग ये समझ लो दुनिया में कोई कंपनी बिजनेस नहीं कर पाती। सर आप ये कैसे बोल रहे हो? और दुनिया में कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हो पाता, मतलब इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाता। सर आप ये फालतू बात कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ऐसा हो ही सकता था कि कंपनी डायरेक्टली लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती, कंपनी डायरेक्टली लोगों से इन्वेस्टमेंट लेती। सर मैं बोला ना, एक कैच है यहां पर। मान लो उस दुनिया में हम लोग चलते हैं जहां सीधा कंपनी जो है वो लोगों से, जहां कंपनी जो है लोगों से सीधा पैसा ले रही है और लोगों को शेयर्स दे रही है, ठीक है, मान लिया उसका। आज एज अ सेलर बताओ मैं क्यों खरीदूंगा कंपनी का शेयर्स, जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं कब बेच पाऊंगा, क्योंकि कंपनी अपना शेयर्स दोबारा नहीं खरीदती है ऑब्वियसली। अब जो लोग ज्यादा ज्ञानी लोग इस रिकॉर्डिंग को देखेंगे वो लोग बोलेंगे कि बाईबैक पॉसिबल है। मैं अभी वो बाईबैक और वो सब हैवी डिस्कशन में नहीं घुसने वाला, अभी बाहर आ जाओ, बाईबैक को हटाओ। पर नॉर्मली कंपनी अपना खुद का बेचा हुआ शेयर को खरीदेगी क्या? मतलब अगर मैंने कैसियो का कैलकुलेटर लिया तो मैं कैसियो को ही कैसियो का कैलकुलेटर बेच दूंगा क्या? तो कंपनी कभी भी अपना शेयर जो है, हालांकि शेयर और प्रोडक्ट में फर्क होता है, बट बात समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो क्या बोलता हूं कि अब कंपनी जो है, कंपनी जो है वो तो अपना शेयर खरीदेगी नहीं, और मुझे अब पैसे की दरकार है। सोचो अगर स्टॉक मार्केट नहीं रहेगा तो मैं तुरंत शेयर बेच के पैसे इकट्ठा कर पाऊंगा क्या? नहीं। तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस आएगा क्या इन्वेस्ट करने में? नहीं। तो कंपनीज के पास कभी पैसा ही नहीं होगा, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं देगा। तो ये समझ लीजिए कि भले ही कंपनी डायरेक्टली पैसा इशू कर सकती है, शेयर इशू कर सकती है, पर स्टॉक मार्केट नहीं होगा तो कोई इन्वेस्टर रेडिली इन्वेस्ट नहीं करेगा। आज कोई भी, आज मैं भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया फॉर एग्जांपल, तो मुझे पता है कि मुझे जब चाहिए पैसे मैं तुरंत बेच सकता हूं। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी।
लिक्विडिटी मतलब इजीली मैं अपने शेयर्स को बेचकर कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं स्टॉक मार्केट में, पर स्टॉक मार्केट नहीं होगा तो लिक्विडिटी भी नहीं होगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं पहले 15 मिनट में खाली चैप्टर पढ़ा रहा हूं, एकदम फ्री स्टाइल। कोई अगर ये पहला 15 मिनट समझ लिया तो वो सीख गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया उसका। फिर तो फॉर्मेलिटी अपने को डिटेल्स में पढ़ना, ठीक है। सर अब एक बात बताओ, आप स्टॉक एक्सचेंज का इतना तारीफ कर दिए, तो स्टॉक एक्सचेंजेस है क्या हमारी कंट्री में? बहुत सारे हैं क्या? है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। पर जनरली जो है ना, दो स्टॉक एक्सचेंजेस का बात चलता है, एनएसई और बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आपका मुंबई में है और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपको नाम से ही पता लग गया वो भी मुंबई में है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जनरली ये दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस को अच्छे से जाना जाता है, बाकी को नहीं जाना जाता। आप काफी बार सुनते हो, अब आप लोग काफी बार सुनोगे कि एक तो बुल मैंने समझाया और एक मैंने आपको क्या समझाया, बेयर समझा दिया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना। लेकिन अब एक चीज समझो, सर आपने कहा स्टॉक एक्सचेंज के तो हम बाई एंड सेल करते हैं, तो क्या हम स्टॉक एक्सचेंज में जाके बैठ जाते हैं क्या? जवाब है नहीं। स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ लोगों को लाइसेंस देता है, आपको लाइसेंस चाहिए, ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्रोकर। सर ऐसे लोगों को बोलते हैं ब्रोकर। सर तो ये जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, ये लोग आपके बिहाफ में बाई एंड सेल करते हैं। सबसे बड़े ब्रोकर का एग्जांपल है ज़ेरोधा। ज़ेरोधा सबने सुन रखा है। तो ज़ेरोधा क्या एक ब्रोकर है, मतलब एज अ कस्टमर मैं शेयर बाई एंड सेल करूंगा स्टॉक एक्सचेंज से ही, पर मैं स्टॉक एक्सचेंज नहीं जाऊंगा, मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा। मैं ब्रोकर के पास जाऊंगा, वो ब्रोकर जो है मुझे वो बाई एंड सेल करने का पोर्टल देगा। जैसे ज़ेरोधा पे एक पोर्टल है, ज़ेरोधा डाउनलोड करो, 100 या 200 रुपया लगता है, अकाउंट बनाओ, सब बना सकते हो अपना अकाउंट। तो आप वहां पर पाओगे कि आपका अकाउंट बन गया और आपके पास शेयर्स और ये सब का बाई एंड सेल का ऑप्शन आ रहा है ज़ेरोधा पे, और ये अपने बैंक अकाउंट से लिंक हो जाता है। तो जब आपने कुछ खरीदा तो पैसे आपके बैंक अकाउंट से गए, और एक्चुअली लिंक में भी ये है ना कि आपको बैंक अकाउंट से कुछ पैसे इसमें ट्रांसफर करने होते हैं ज़ेरोधा के अकाउंट में, और जब सेल करते हो तो ज़ेरोधा के अकाउंट से पैसे वापस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। खैर जो भी है, इतना डेप्थ में जाने का दरकार नहीं है। तो ये हो गए ब्रोकर। तो ब्रोकर वो लोग हैं जिन लोग शेयर्स बाई एंड सेल करते हैं, खुद के बिहाफ पे कि क्लाइंट के बिहाफ पे? क्लाइंट के बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पर। ब्रोकर इंडिविजुअल लोग भी होते हैं, आप उनको फोन करो भाई इतना खरीद ले, इतना बेच दे, तो ब्रोकर ये करेंगे। तो ब्रोकर्स आर पीपल हु बाई एंड सेल ऑन हुज बिहाफ, ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। अब एक मजे की बात है, अब एक मजे की बात है, ध्यान से सुनना। एक होता है जॉबर, ये भी स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर होता है, पर इसके बारे में पता है क्या है? ये कोई मिडिल मैन नहीं है। ब्रोकर तो मिडिल मैन था, बिचौलिया था बायर और सेलर के बीच में, पर जो जॉबर है ना, जॉबर मिडिल मैन नहीं है। जॉबर खुद के बिहाफ में स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, खुद के बिहाफ में शेयर्स बाई एंड सेल करता है। अब ब्रोकर तो आप जैसा शेयर बोलोगे वो खरीदेगा, पर जो जॉबर है वो सिलेक्टेड वैरायटी ऑफ सिक्योरिटीज में डील करता है। तो ये ब्रोकर और जॉबर के बीच में फर्क है। कॉमन क्या है? दोनों मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज है, दोनों रजिस्टर्ड ऑन स्टॉक एक्सचेंज है, पर ब्रोकर क्लाइंट के बिहाफ में डील करता है, जॉबर खुद के बिहाफ में डील करता है। ब्रोकर एक मिडिल मैन है, जॉबर मिडिल मैन नहीं है। ब्रोकर सारी वैरायटीज ऑफ शेयर्स का बाइंग एंड सेलिंग या सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करता है, जॉबर जो है वो सिलेक्टेड वैरायटीज ऑफ सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करता है। बुल जिसको लगता है कि प्राइस बढ़ने वाला है मार्केट में, बेयर जिसको लगता है कि प्राइस मार्केट में गिरने वाला है। और ये बहुत इजीली सबको पता है कि नाम बुल और बेयर क्यों है, क्योंकि जब बुल किसी को मारता है तो वो ऊपर की तरफ उछालता है उसको, और बेयर जब किसी को मारता है तो वो नीचे मारता है, नीचे गिरा के मारता है। कभी जाइए सामने तो पता लगेगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि बुल वो इंसान है जिसको लग रहा है कि मार्केट में प्राइस बढ़ेगा, वो बुल है। बेयर वो है जिसको लगता है मार्केट में प्राइस घटेगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया बुल और बेयर। अब मार्केट में ना बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। एक होता है एक्स डिविडेंड और एक होता है कम डिविडेंड। एक होता है एक्स डिविडेंड और एक होता है कम डिविडेंड। दोनों बातें मैं आपको समझा देता हूं, है ना। ये फर्क क्या है सर, ये भी समझाना आप। एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड का फर्क देखो। एक एग्जांपल है, मिस्टर ए है, मिस्टर ए है, उनके पास ना एक कंपनी का शेयर था 1/4/2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक। ठीक है, इन्होंने डिसाइड किया कि 1 मई 2024 को ये शेयर्स को बेच देना चाहिए। ठीक है, फेयर है। तो इन्होंने, ए ने बी को पकड़ा और ये शेयर 2000 रुपए में बेच दिया।
अब एक सवाल उठ खड़ा होता है, कंपनी क्या है ना, इस ईयर का प्रॉफिट कैलकुलेट करती है और डिविडेंड डिसाइड करती है 30 जून 2024 को देने का। 30 जून 2024 को कंपनी डिसाइड करती है, आओ लोगों को डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड का मतलब प्रॉफिट का हिस्सा। अब 30/6/2024 को जो कंपनी डिविडेंड दे रही है वो किस ईयर के रिस्पेक्ट में दे रही है? 23-24 के रिस्पेक्ट में। इस ईयर के प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में कंपनी 36/2024 को डिविडेंड दे रही है। तो अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा उठता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। आपको वो सवाल पता है क्या? कंपनी ने डिसाइड किया कि 500 डिविडेंड देना है, ₹500। अब सवाल यह है कि इस समय 30/6 को शेयर्स किसके हाथ में है? बी के हाथ में। पर जिस ईयर का प्रॉफिट है उस ईयर शेयर्स किसके हाथ में था? ए के हाथ में। तो सवाल यह उठता है कि इस 500 रुपए के डिविडेंड का हकदार कौन हुआ? क्वेश्चन समझ आया? यहीं से वर्ड आ गया एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड। तो जब ए बी को 1/5/2024 को शेयर्स बेच रहा होता है ना 2000 में, तभी ये लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वेदर इट इज एक्स डिविडेंड और इट इज कम डिविडेंड। अगर एक्स डिविडेंड है इसका मतलब ए बी को कहता है कि सुन ले बी, 2000 में शेयर तो ले जा, पर जब तक शेयर मेरे पास था कंपनी फ्यूचर में कभी भी अगर उस पीरियड के रिस्पेक्ट में डिविडेंड बांटती है तो डिविडेंड मुझे ही मिलेगा। इसको बोलते हैं एक्स डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एक्स डिविडेंड। क्या बोलते हैं? एक्स डिविडेंड। क्योंकि इस शेयर का एक्स मैं ही हूं। क्या इसलिए एक्स डिविडेंड बोलते हैं? नहीं नहीं नहीं। एक्स डिविडेंड इसलिए बोलते हैं, इसका मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड राइट्स। एक्स का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड राइट्स। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड राइट्स का मतलब होता है कि कंपनी हम तुम्हें या सुनो शेयर होल्डर हम तुम्हें डिविडेंड का राइट्स नहीं दे रहे हैं। मतलब जब तक शेयर मेरे पास था तब तक का डिविडेंड मैं ही रिसीव करूंगा, कंपनी चाहे कभी भी दे। ऑब्वियसली जब से तुम ओनर बने उसका डिविडेंड तुम्हारा ऑब्वियसली। और कम डिविडेंड का मतलब है अगर ए ने बी को शेयर्स कम डिविडेंड दिया है, इसका मतलब ए बी को कहता है कि सुनो बी, अब फ्यूचर में कोई भी डिविडेंड आए, चाहे तब मैं ओनर था या तब तुम ओनर थे, मुझे डिविडेंड से कोई मोह माया नहीं है, अब से तुम्हारा डिविडेंड। लेकिन इस केस में ए होशियार रहता है। ए 2000 में शेयर्स बेचता नहीं है, ए जनरली 2400-2500 कुछ हायर वैल्यू पे बेचता है, जिससे वो अपना फ्यूचर का डिविडेंड्स को भी रिकवर कर लेता है। ये दोनों टर्म्स किसको किसको क्लियर हो गए? एक्स डिविडेंड कम डिविडेंड। मैं क्या कर रहा हूं समझ में आ रहा है ना? मैं 20 मिनट में पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं सर, हमें बातचीत क्लियर है। आगे बताओ आप। एक्स और कम डिविडेंड हो गया। फिर एक होता है स्पॉट और फॉरवर्ड डिलीवरी, वो भी मैं आपको समझाता हूं। स्पॉट डिलीवरी और फॉरवर्ड डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी का मतलब है स्पॉट डिलीवरी, मतलब तुरंत, जूते दो पैसे लो। स्पॉट डिलीवरी का मतलब मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स को खरीदा, मेरे अकाउंट में शेयर्स आए, मेरे अकाउंट से पैसे गए, थैंक यू गुड बाय बाय बाय। स्पॉट डिलीवरी। फॉरवर्ड डिलीवरी क्या होता है पता है? फॉरवर्ड डिलीवरी एक ऐसा डिलीवरी है जहां कोई नियत ही नहीं था शेयर खरीदने का, प्रॉफिट करना था खाली। है क्या बोल रहे हैं आप? कुछ भी। स्पॉट डिलीवरी में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ शेयर्स होता है। अब फॉरवर्ड डिलीवरी को मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए राम के पास राम के पास 200 रुपए का एक तो शेयर है, वन शेयर है ना, वन शेयर है। इस शेयर के बारे में राम को लगता है कि ये जो शेयर का कीमत है ना 200 से चलो 50 रुपया जाने वाला है। तो राम को बहुत अजीब सा लग रहा है। पर वहीं पर दूसरे तरफ मिस्टर श्याम है। मिस्टर श्याम को लगता है ना 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 ना, ये गड़बड़ है। मिस्टर श्याम को लगता है कि राम को गलत लगता है, ये जो 200 रुपए का शेयर है ना, ये तो सर 500 में जाने वाला है, ये तो सर 500 में जाने वाला है। तब फिर राम और श्याम का आपस में मुलाकात होता है। श्याम राम को यह बोलता है कि तुमको क्या लगता है 50 रुपया कब तक हो जाएगा? बोलता है 3 मंथ्स लेटर। और श्याम राम को बोलता है कि मुझे लगता है 3 महीना बाद 50 नहीं 500 हो जाएगा।
ठीक है, बराबर बात है, ठीक है। तो दो चीजें हो सकती है। पहली चीज स्पॉट डिलीवरी। स्पॉट डिलीवरी अगर हुआ तो श्याम राम को बोलता है फिर राम तुम एक काम करना, 200 रुपया में शेयर मेरे को बेच दे, क्योंकि मेरे को तो लगता है 500 होने वाला है, तो मैं तो 200 में खरीदने को तैयार हूं। अच्छा, क्या राम को इस बात में तकलीफ होगा क्या? नहीं, क्योंकि राम को क्या लगता है कि ये शेयर 200 से 500 नहीं, 200 से 50 होगा, तो उल्टा मैं तो बेचकर मुसीबत से छुटकारा पाऊंगा। ये एक तरीके का डिस्कशन चल रहा है दोनों के बीच में। ये होता है स्पॉट डिलीवरी, अगर सच में शेयर खरीद लिया बेच लिया तो। पर श्याम और राम बोलते हैं देख भाई, अभी हम लोग शेयर्स खरीदेंगे बेचेंगे ना, तो उसका हम लोगों को कमीशन देना पड़ेगा, क्योंकि रियल लाइफ। सर आप कैसा बात कर रहे हैं? कमीशन 0.1% होता है, मतलब 200 रुपया या 500 रुपया का देंगे तो 20 पैसा या 50 पैसा होता है, या 2 पैसा होता है। अरे पर गधो, रियल लाइफ में जो ट्रांजेक्शन होता है वो 20 करोड़ 50 करोड़ का होता है, तो उसका तुम अगर 0.1% निकालोगे तो लाखों में आता है। तो ये लोग बोलते हैं राम और श्याम कि देख, अगर हम लोग, मैं खरीद लिया तेरे से, तो जो बिचौलिया है यानी कि ब्रोकर है, वो बीच में कमीशन टानेगा। एक काम करते हैं, उसको उड़ा देते हैं। कैसे उड़ाएंगे? कैसे उड़ाएंगे? एक 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 बेट कर लेते हैं, एक अग्रीमेंट कर लेते हैं 3 महीने बाद का, कि जो जीतेगा वो डिफरेंस ऑफ अमाउंट दूसरे वाले को दे देगा। मतलब, आओ समझाता हूं। फ्यूचर में 3 महीना बाद शेयर सच में 500 रुपया हो गया, शेयर सच में 500 रुपया हो गया, शेयर सच में 500 रुपया हो गया, या इसको शाम को मान लो लगता था कि शेयर जो है वो 350 हो जाएगा, जो भी 200 से ज्यादा हो जाएगा, तो तुमको क्या फर्क पड़ता है 500 या 350? तो 200 से 350 सच में हो गया, तो कौन जीत गया बेट को? श्याम। तो राम ना शेयर वेयर कुछ नहीं देगा, राम के पास शेयर पड़ा हुआ है, पर राम श्याम से कितना बेट हार गया? 150 रुपए का, तो राम श्याम को 150 रुपया दे देगा। तुम देखो, इंपैक्ट तो वही हो गया। अगर सच में ट्रांजैक्शन हो गया होता तो वो 200 से खरीद के 350 में बेचा होता, तो तब भी इसका 150 का नुकसान होता और इसका 150 का फायदा होता, तब भी तो वही हुआ, 150 का फायदा 150 का नुकसान। या अगर राम ने बैट जीत गया, अगर राम बैट जीत गया तो श्याम राम को 150 दे देगा और शेयर का और कुछ नहीं होगा। और अब हम लोग ऐसे ही किसी को 150 दे रहे हैं तो उस पर तो कोई कमीशन लगता नहीं है, ब्रोकर खत्म, क्योंकि ब्रोकर तो तब इन्वॉल्व होता है जब शेयर्स हाथ बदले। यहां शेयर तो राम के पास ही पड़ा था, पर देखो दोनों ने फायदा नुकसान कर लिया। फॉरवर्ड डिलीवरी। मैं इसीलिए बोला ये मैच्योर टॉपिक है, इसको सुनने के लिए आप लोगों को पेशेंस से सुनना पड़ेगा। अब 2 वर्ड्स हैं जो आप लोगों को सुनना पड़ेगा, यहां पर ध्यान से सुनिए। एक होता है सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। सेंसेक्स और एक होता है निफ्टी। आप लोग डेफिनेटली अपने पेरेंट्स से ये सुनते हो, हालांकि आपके पेरेंट्स को भी पता हो नहीं पता हो, ये बोलते जरूर है मार्केट गिर गया। अरे क्या गिर गया? मार्केट क्या गिर गया? जब मैं छोटा था, जब मैं 5-6 में था, मैं ये सुनता था तो मुझे लगता था कोई बिल्डिंग गिर गई जिसमें मार्केट था, यही समझ में आता है मार्केट गिर गया। रियल लाइफ में मार्केट गिर गया का मतलब क्या होता है, अब आपको समझाते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी, बात को समझना। ये जो सेंसेक्स है ना, ये बच्चा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक बच्चा पैदा हुआ था जिसका नाम सेंसेक्स है, और निफ्टी भी वैसा ही कुछ है। निफ्टी जो है ये किसका बच्चा है? ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का बच्चा है। सर मतलब ये क्या बात कर रहे हैं आप? एक्चुअली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, टॉप 30 कंपनीज जिसका शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा जाता है। कितनी? टॉप 30 कंपनीज जिसका शेयर्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा बेचा जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज उनका अलग अलग रेशियो में उनकी प्राइसेस का एक एवरेज निकालता है। क्या निकालता है? एवरेज। इन 30 कंपनीज के शेयर प्राइसेस का एवरेज। अच्छा, इसमें शेयर्स अलग अलग रेशियो में लेता है, ठीक है, जो भी है। इस एवरेज को सेंसेक्स बोलते हैं। तो जब सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये 30 कंपनीज ऑन एन एवरेज अच्छा कर रही हैं, मतलब इंडिया ऑन एन एवरेज अच्छा कर रहा है, क्योंकि ये 30 कंपनी अलग अलग सेक्टर से है। कोई कंस्ट्रक्शन से है, कोई जो है आपका मान लो एडुकेशन से है, कोई आपका जो है टेक्सटाइल से है, कोई आयरन एंड स्टील से है, कोई सीमेंट से है, तो ये कोई टेलीकम्युनिकेशन से है। तो ये 30 कंपनीज पूरा इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो ये अगर अच्छा कर रही है तो यानी कि
इंडिया अच्छा कर रहा है, यानी कि सेंसेक्स को देखा जाता है। और वही चीज निफ्टी में 50 शेयर्स देखा जाता है, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में टॉप 50 कंपनीज हैं उनका एवरेज लिया जाता है। इस बात को अगर नहीं समझ पाए हो तो चलो मैं और एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, ठीक है ना। आप लोगों के स्कूल में फन फेस्टा बोल रहा हूं, एक्चुअली फिएस्टा होता है। फन फेस्टा तो अलग चीज होता है, फेस्टा होता है, अलग अलग फेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, कंपटीशन होता है। डांस हो गया, क्रिकेट हो गया, क्विज हो गया, बास्केटबॉल हो गया, स्विमिंग हो गया, टाइम पास हो गया, कुछ भी। मैं आपको यह बोल रहा हूं कि अब होता क्या है, क्रिकेट होता है, क्रिकेट होता है। तो एक बात बताइए, अगर आपके स्कूल में 2000 लोग हैं तो क्या 2000 जन चले गए क्या क्रिकेट खेलने के लिए? नहीं, 2000 जन क्रिकेट खेलने नहीं गए, शायद 15 जन गए हैं, 15 जनों का टीम गया है। पर जब वो 15 जन जीत जाते हैं तो क्या बोलते हैं कि इस स्पोर्ट क्रिकेट में, मान लो स्कूल है XYZ लिमिटेड, एक एग्जांपल ले रहा हूं, तो हम लोग बोलते हैं XYZ लिमिटेड में क्रिकेट अच्छा होता है, जबकि वो 15 जन अच्छा खेल रहे थे। तो वो 15 जन पूरे स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही बीएससी के ये जो 30 स्टॉक्स हैं, 30 कंपनीज हैं, ये इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है। इन्हें कैसा कहा जाता है, सेंसेक्स या निफ्टी। इन्हें इंडेक्स फंड्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंडेक्स फंड्स। आप लोग में से किसको किसको पॉकेट मनी मिलता है? फटाफट हाथ उठाएंगे, फटाफट हाथ उठाएंगे, जिसको जिसको पॉकेट मनी मिलता है। एकदम पैसा बढ़ाने का तरीका बताता हूं, हाथ उठाओ फटाफट। फ्री एडवाइस, इसका मैं पैसे लेता हूं, तुमको मैं फ्री में एडवाइस देता हूं, क्योंकि तुमसे भी लिया ही हूं पैसे। यहां पर सुनना। सोहम, चलो एक एक करके बात करेंगे। स्वर्णदीप को पकड़ते हैं। स्वर्णदीप, तुमको मंथली कितना मिलता है पॉकेट मनी और कितना बचा लेते हो गर्लफ्रेंड पे खर्चा करने के बाद? क्या बच जाता है? सोहम रुक जाओ, सोहम रुक जाओ, सोहम इमोशनल मत हो, बात कर रहे हैं ना, एक एक करके फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं ना, रुक जाओ। बोलो। 2000 पर मंथ मिलता है। अच्छा, इसमें हम मान लेते हैं कि 500 रुपया का गर्लफ्रेंड को मोमो खिला दिए, तो फिर 500 बोला, 500 सर, 500 सर, 500 मान लीजिए। और खुद का खर्चा 500। अलग अलग पदार्थों का जो तुम सेवन करते हो, हम लोग मान लेते हैं, नहीं, जैसे जैसे प्रोटीन, ये सब ऐसे करके, तो 1000 हो गया। अब मैं तुमको क्या कह रहा हूं कि सोहम तो दूसरा है, स्वर्णदीप के पास 1000 रुपया बचता है। अब स्वर्णदीप, तुमको मैं एक मस्त स्कीम बताता हूं, तुम लोग सुने होगे, और मैं बताता हूं बहुत बड़ा सीक्रेट। लोग बोलते हैं ये शेयर खरीद ले, वो शेयर खरीद ले। मैं बताऊं, 1000 रुपया जो है हर महीना बच जा रहा है। कोई भी इंडेक्स फंड पकड़ लो, ये जो सेंसेक्स और निफ्टी है, इसको इंडेक्स फंड बोलते हैं। हर महीना 1000 रुपया इस इंडेक्स फंड में डाल दो बस। अगर तुमको लगता है और 500 का दरकार पड़ेगा, इमरजेंसी फंड है, तो सिर्फ 500 रुपया इंडेक्स फंड में डाल के भूल जाओ हर महीना। इंडेक्स फंड मतलब तुम सेंसेक्स में पैसा डाल रहे हो, मतलब तुम सेंसेक्स की जितनी भी 30 कंपनियां हैं उसमें पैसा डाल रहे हो। अब जब सेंसेक्स ऊपर जाएगा तब तुम्हारा शेयर वैल्यू ऊपर जाएगा। और आज तक हुआ है क्या कि सेंसेक्स नीचे गया हो? क्योंकि 30 कंपनियों का एवरेज है, एक गिरता भी है तो दूसरा संभाल लेता है, 30 टॉप कंपनीज हैं। तो ओवर द पीरियड तुम ये शायद 500 रुपया करके डालते जाओ, तो जितना तुम डाले हो अगले 5-10 साल या 10 साल तक अगर वेट कर लो, एक साल का काम नहीं है ये, 8 साल 10 साल तक तुम अगर वेट कर लो, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि जितना तुमने डाला रहा होगा ना, जितना भी टोटल अमाउंट डाला होगा उसका शायद तुमको 8 गुना 10 गुना मिल चुका होगा। अब 10 साल में कितना डाले होगे? 10 साल है, सिंपल 500 रुपया से लिया, 10 साल इंटू 12 यानी 120 इंटू 500 रुपया करके डाला, 600। और तुमने 500 डाला था, यानी कि तुम लोग लगभग 60,000 डाला टोटल। चांसेस आर कि ये 60,000 तुमको इजीली 10 साल के पीरियड में, ज्यादा कम कुछ भी हो सकता है, बट इजीली ये 60,000 तुम्हारा 2 लाख या 2.5 लाख 3 लाख कुछ बन सकता है, उस पैसे का जो तुम्हारे काम का था ही नहीं। तो खैर जो भी है, ये था एक इंडेक्स फंड का मैजिक। अब इसमें क्या, तुमको मार्केट में ये ड्रामा नहीं करना पड़ेगा, ये शेयर बढ़ रहा है वो शेयर बढ़ रहा है, उतना ड्रामा नहीं करने का दरकार है। ऑब्वियसली वो शेयर खरीदो ये शेयर खरीदो, ये वैसे लोग करते हैं जिन लोग उतना डेप्थ में स्टडी करते हैं। तुम तो अपना किताबी स्टडी नहीं करते, इतना मार्केट को क्या डेप्थ में स्टडी करोगे? तो इस वजह से जो है
ये एक बहुत बढ़िया तरीका है पैसे बनाने का। खैर जो भी है, खैर खैर जो भी है। हाँ ठीक है सोहम, ठीक है, ठीक है। अरे वो सोहम ऑनलाइन में बोल रहा है, तुम उसका कुछ पैसा मार रखा है, उसको दे देना। ठीक है सोहम, ठीक है सोहम। तुम लोग क्या हमको बिचौलिया समझा है कि हम सबका पैसा ला के देगा? चुपचाप। थोड़ा सा अच्छा क्या बना, पूरा टॉपिक से ही मेरे को लेके चला गया। आओ इधर आओ, वापस आओ। सेंसेक्स और निफ्टी क्लियर है? सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स फंड्स है, एवरेज ऑफ द फंड्स है। हट जाओ, वापस से आ जाओ टॉपिक पे, वापस से आ जाओ टॉपिक पे। कम ऑन एवरीवन, हो गया बस लक्ष्य, सब ठीक हो जाएगा। अब आते हैं सेबी। सेबी, सेबी, सेबी के बारे में मैंने शुरू में बोला था, अब मैं फिर से बोलूंगा। सेबी स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका बनने का प्रोसेस तो अप्रैल 1988 में हो गया था, बट सेबी एक्चुअली एक्टिव हुआ था 1992 से। सर सेबी किस लिए बना, अब मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला, सेबी बनाता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ब्रोकर्स के रजिस्ट्रेशन का, कि ब्रोकर्स ये फॉर्मेट फॉलो करें तब उनको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सब ब्रोकर्स का मतलब स्टॉक मार्केट में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन लाइसेंस कौन देता है? सेबी उन्हें रजिस्ट्रेशन का लाइसेंस देता है। सर हमें बात समझ में आ गया। कौन लाइसेंस देता है? सेबी उन्हें लाइसेंस देता है। अरे कौन लाइसेंस देता है? सेबी उन्हें लाइसेंस देता है। पहली बात। दूसरी बात करूं क्या? बोलो सर, दूसरी बात करो। दूसरी बात, सेबी में, सेबी में समझना, पहला बात तो सेबी लाइसेंस देता है। दूसरा बात, सेबी इन्वेस्टर एडुकेशन प्रोग्राम्स रन करता है, जिससे कहीं इन्वेस्टर जो है गलत जगह पैसा न डाले या इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले। तीसरा, सेबी जो है ना, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज, इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकता है। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है आपको पता है? इनसाइडर ट्रेडिंग प्रोहिबिटेड है, फ्रॉड माना जाता है। पर सर इनसाइडर ट्रेडिंग होता क्या है ये तो बताओ। मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में जॉब करता हूं और मैं टॉप मैनेजमेंट में हूं, मतलब अच्छा खासा पोजीशन है मेरा। तो मुझे समझ में आया, न्यूज आ रहा है मेरे कंपनी में, ये न्यूज चल रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो है अडानी ग्रुप के साथ कुछ कोलैबोरेशन होने वाला है, या टेस्ला के साथ कोई कोलैबोरेशन होने वाला है। अब सोच के देखो, रिलायंस अगर टेस्ला के साथ कोलैबोरेट होगा, शेयर प्राइसेस क्या होगा? बेसिक, तुम लोग शेयर खरीदते नहीं, बेचते नहीं, उसके बाद भी तुम लोग बोल दिए बढ़ेगा। लेकिन ये नॉलेज मेरे पास है। मेरे पास शायद मान लो 50 लाख का सेविंग्स पड़ा था, मैंने डाल दिया पूरा, और चुपचाप मैं बैठ गया घर जाके ऐसे। रिलायंस के शेयर को मैंने खरीद लिया क्योंकि अभी तो मार्केट में न्यूज गया नहीं है, तो प्राइस सस्ता है, मैंने खरीद लिया 50 लाख रुपए का चुपचाप से। और न्यूज आया मार्केट में तो शेयर का प्राइस बूम बढ़ा और मैं बेच दिया। तो सर इसमें आप गलत क्या किए? आप बस इंफॉर्मेशन का फायदा उठाए, गलत हो गया, ये चीटिंग है, अनफेयर है। क्योंकि मैं रिलायंस में काम करता था, बाकी दुनिया नहीं। शेयर तो पूरी दुनिया खरीद रही है ना। तो ये तो ऐसा हो गया कि कोई लोग ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में, तो क्या तुम्हें पता है जो लोग कंपनी में काम कर रहे होते हैं उनके लिए शेयर उस ट्रेडिंग उस कंपनी का उनके दोस्त उनके रिलेटिव ट्रेड नहीं कर सकते। अब अगर चिटिंगबाजी से कर लिए तो ठीक है, पर पकड़े गए तो जाओगे अंदर। ऐसा हुआ एक केस जिसमें एक आदमी ने क्या किया था, अपने लोकल एरिया के जितने रिक्शे वाले थे सबके नाम पे आधार कार्ड बना के सबके नाम पे शेयर खरीद लिया था। और फिर जब प्राइस बढ़ा तो धड़ाक से बेचा। तो जब देखा गया, मतलब ट्रेस हो गया उस समय कि एक ही रीजन से इतना सेल हुआ, तो पता लगा कि ये भाई सब सारे रिक्शा वाला के साथ सेटिंग कर रखा था। क्योंकि इनकम टैक्स कैसे पकड़ा? इनकम टैक्स देखा कि यार ये आदमी करता क्या है, ये आज तक मार्केट में था नहीं रिक्शा वाला, और ये बेटा सीधा 1 करोड़ कमाया। जब इनकम टैक्स वहां तक पहुंची, उसका घर देखी, बोली यार ये तो रिक्शा वाला है। तब पूछे भैया तुम्हारे पास 1 करोड़ कहां से आया? बोला हम स्टॉक में मार्केट में शेयर बेचे थे। बोले खरीदे किस पैसे से थे? अब रियल लाइफ में वो सारे रिक्शे वाले को 10,000 दे दिया था। अब रिक्शा वाला को क्या बोला था कि भैया तुमको अपना आइडेंटिटी शेयर करना है, कुछ शेयर खरीदेंगे, 10,000 तुमको देते हैं। अब तुम सोचो वो बेचारा इतना टफ लाइफ जीता है, 10-15 हजार शायद कमाता होगा पूरा महीना खर्चा खटनी करके, उसको कोई बोल रहा 15,000 बस आइडेंटिटी कार्ड शेयर करने का, वो तो पूरा खानदान का आइडेंटिटी कार्ड शेयर कर देगा। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बात कर रहा हूं उसके थॉट प्रोसेस से। तो फिर जब जाते 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 पकड़े, तो फिर उसको पकड़ लिया। तो खैर, बोलने का मतलब है इस चीज को अवॉइड करना है।
मैं वही बोल रहा हूं ना, नहीं नहीं पकड़े गए तब तक ठीक है। मैं सिंपल में ये तो बोल रहा हूं ना, नहीं पकड़े गए तब तक ठीक है, पकड़े गए तो गए काम से। समझ में आ गया ना, तो वो चक्कर है। तो खैर, अब आपको मैं एक मजे की बात बताऊं, ये सब बात करके मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया। मैं बोला था पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा, बात बात कर करके चैप्टर खत्म कर दिया, इसलिए कि जिससे कोई अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़ता है तो वो सेटिस्फाइड रहे। अब आओ लिखने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कोई ये मत बोलना स्टॉक एक्सचेंज नहीं पढ़ाया, पूरा पढ़ा दिए। अब आओ यहां पर बात करते हैं। डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन स्टॉक एक्सचेंज। नहीं, आओ अच्छी चीज के लिए आओ तो मेरे को क्रेडिट दे देना, और बुरे चीज के लिए आओ तो मेरा नाम भी मत लेना। स्टॉक नहीं, वो ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज अपना स्कूटी के साथ पकड़ा जाता है ना। हाँ, बस वही घर का स्कूटी है ना, कोई और का स्कूटी के साथ पकड़ा गया तब टेंशन है। स्टॉक एक्सचेंज इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट। A stock exchange is a highly organized financial market where shares, debentures and bonds. A stock exchange is a highly organized financial market where shares, debentures and bonds can be bought or sold. Where share, debentures or bonds can be bought or sold. Its main function is to create a link between its main function is to create a link between buyers and sellers. Its main function is to create a link between buyers and sellers of securities so that buyers and sellers of securities so that investment can change hands. क्या तुम लोग सब चीज रिलेट कर पा रहा है जो मैं लिखा रहा हूं उससे? अगर पढ़ोगे तो हर चीज जो बोला हूं वही है। सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन चेंज हैंड इन द क्विकेस्ट चीपेस्ट एंड फेयरेस्ट मैनर। सो दैट इन्वेस्टमेंट कैन चेंज हैंड्स इन द क्विकेस्ट चीपेस्ट एंड फेयरेस्ट मैनर। रौनक, आपने ये जो डिस्कशन सुना हमारा, आप मुझे ये बताओ रौनक, कि क्या आपको ऐसा कुछ भी लगा क्या कि जो अभी मैं लिखाया उससे कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, ऐसा था क्या? एक बार पूरा रीड करेंगे लक्ष्य इसको, और लक्ष्य बताएंगे क्या हमने यही पढ़ा था जो मैंने आपको समझाया था। रीड करो लक्ष्य जोर से। हाईली ऑर्गेनाइज फाइनेंशियल मार्केट मतलब यहां पे सिस्टम्स और रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस है। आगे मैंने बोला था अलग अलग शेयर सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना कैन। यस और नो, मैंने क्या कहा, ये एक ओएलएक्स की तरह है, शेयर्स का ओएलएक्स है ना। इट्स मेन फंक्शन इज टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स ऑफ सिक्योरिटीज सो दैट इन्वेस्टमेंट्स कैन चेंज हैंड्स इन द क्विकेस्ट चीपेस्ट एंड फेयरेस्ट मैनर। हर एक स्टूडेंट जो मतलब समझ गया उसको याद हो गया होगा कि स्टॉक एक्सचेंज इज अ हाईली ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल मार्केट वेयर व्हाट कैन बी बॉट एंड सोल्ड, शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स कैन बी bought and sold. Its main function is what? To create a link between buyer and seller so that investment can exchange hands in the quickest, cheapest and fairest manner. समझने का पावर देखे, लर्निंग का स्पीड बढ़ जाता है। अरे आ रहा है क्या समझ में? लर्न हो गया, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग यार, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। मेरे हिसाब से यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या सेबी का फंक्शंस। सबसे ज्यादा एग्जाम में जो मैं देखा हूं फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज या फंक्शंस ऑफ सेबी आता है। तो ठीक है ना, मैं करवाऊंगा ना आप लोगों को, क्यों रोते हो? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज।
मेन फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज आर, और नंबर 1 रेडी मार्केट। रेडी मार्केट का मतलब है आपका जब मर्जी आप बाई एंड सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज का, जब मर्जी आप बाई एंड सेल कर सकते हो सिक्योरिटीज का। तो लिखो अ स्टॉक एक्सचेंज provides a ready and regular market. A stock exchange provides a ready and regular market. A stock exchange provides a ready and regular market. A stock exchange provides a ready and regular market. A stock exchange provides a ready and regular market. A stock exchange provides a ready and regular market where investors can easily buy and sell securities. Where investors can easily buy and sell securities. It provides liquidity. It provides liquidity, marketability, to capital invested in shares. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है एवरीवन कि मैं जब चाहूं शेयर्स को इजीली सेल कर सकता हूं, इसको बोलते हैं मार्केटेबिलिटी, और उसको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी। अकाउंट्स अगर आप लोग पढ़ते हो तो काफी बार आप लोगों का रूबरू हुआ होगा इस लिक्विडिटी वर्ड से। लिक्विडिटी का मतलब है ईज ऑफ कन्वर्जन टू कैश, ठीक है ना। इनफैक्ट आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 अकाउंटेंसी में रेशियो एनालिसिस, जिसमें आता है लिक्विड रेशियो कैलकुलेट करने को, पर खैर अभी उतना घुसने का दरकार नहीं है। बोलो तो रेडी मार्केट क्या हो गया? देखो अब स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स अ रेडी एंड रेगुलर। रेगुलर मतलब यहां पर हो गया जो टाइमली ऑपरेट करता है, एंड रेगुलर मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन इजीली buy and sell securities, where investors can easily buy and sell securities. It provides liquidity, marketability to capital investment in shares. It provides, bolo, liquidity, marketability to capital investment in shares. It provides liquidity, marketability to capital investment in shares. It provides liquidity, marketability to capital investment in shares. चलो एक बार फिर से, स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स रेगुलर रेडी मार्केट बाय इन्वेस्टर कैन बाय एंड सेल, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी मार्केटेबिलिटी टू इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। समझ में आया क्या? यस सर। चलो, और मैं सर आपको याद कैसे रह गया, याद कैसे हो गया? मैं मीनिंग समझ गया तो मेरा लैंग्वेज भी वही निकला कि इट प्रोवाइड्स अ रेगुलर एंड रेडी मार्केट वेयर इन्वेस्टर्स कैन इजीली बाय एंड सेल सिक्योरिटीज। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू कैपिटल इन्वेस्टेड इन शेयर्स। जब आप एग्जैक्ट लैंग्वेज बोलोगे ना तो लोग सोचेगा ये रट्टू तोता है, बट उसका सीक्रेट ये है कि आप समझ के किए तो आपको वही लैंग्वेज मुंह से निकलेगा, 4 बार रीड कर लो तो। रेडी मार्केट, रेडी मार्केट, रेडी मार्केट, रेडी मार्केट हो गया। दूसरा है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर्स का पैसा सुरक्षित रहता है क्योंकि सेबी सेबी प्रिस्क्राइब कर रखा है स्टॉक एक्सचेंजेस को, और स्टॉक एक्सचेंज को उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ही एक्ट करना पड़ता है। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स। लिखो स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज functions strictly according to a stock exchange functions strictly according to established rules and regulations. A stock exchange functions strictly according to established rules and regulations. These regulations provide a check. These regulations provide a check on over trading in securities.
कि कहीं शेयर्स में कोई मैनिपुलेशन नहीं हो जाए। दिस रेगुलेशन प्रोवाइड अ चेक ऑन ओवर ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एंड मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस। अब हर्षद मेहता ये करता था, प्राइसेस मैनिपुलेट करता था एंड मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस कैसे करता था मैं आपको समझाता हूं। हर्षद मेहता के पास मोटा पैसा था, क्यों? क्योंकि वो बैंक का पैसा रख लेता था, बैंक का पैसा रख लेता था। क्लियर है ना? हर्षद मेहता करता क्या था बेसिकली? हर्षद मेहता बेसिकली बैंक का पैसा रख लेता था कुछ टाइम के लिए। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, पर अभी समझना। अब ये क्या करता था, कोई भी शेयर को जोरदार खरीदता था, धड़ाक से खरीदता था। अब फेमस था तो मार्केट में न्यूज फैल जाता था कि हर्षद भाई ने बोला है कि शेयर खरीद लो। सब शेयर खरीदता था। अब शेयर का डिमांड जोर से बढ़ गया। जब डिमांड जोर से बढ़ता है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? सप्लाई लिमिटेड है, तब उस शेयर का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा। जब प्राइस बढ़ जाता था, हर्षद मेहता सारा शेयर एक साथ में बेच देता था। तो लोगों को चमका के लोगों से प्राइस बढ़वाया और धड़ाक से बेचता था तो प्राइस धाम से गिरता था। अब क्योंकि हर्षद भाई ने खरीदा था, लोग अपने घर का ज्वेलरी बेच के पैसा डालते थे। अब गिरा दिया हर्षद मेहता जोर से, खत्म उनका ज्वेलरी और सब कुछ खत्म। मैनिपुलेशन ऑफ प्राइसेस। तो कहीं ये हो नहीं रहा है, इसीलिए आजकल मार्केट में क्या होता है, शेयर का प्राइस अगर 10-20% से फ्लक्चुएट हो जाए ना, उस दिन मार्केट में उस शेयर का खरीदना बेचना बंद हो जाता है। स्टॉप लग जाना बोलते हैं उसको। प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स, बोलो बोलो। अ स्टॉक एक्सचेंज फंक्शंस स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू established रूल्स एंड regulations. These regulations provide a check on over trading in security and manipulation of prices. चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट पॉइंट। तीसरा, कैपिटल फॉर्मेशन। मैंने आपको रटाया है, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है इन्वेस्ट। देखो, स्टॉक मार्केट डायरेक्टली कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रमोट नहीं कर रहा, क्योंकि पैसा कंपनी के पास डायरेक्टली नहीं जा रहा। बट अगर स्टॉक मार्केट नहीं होगा तो कोई भी कंपनी से खरीदेगा क्या शेयर्स? नहीं खरीदेगा, ये मैंने बोला था। तो लिखो आप लोग कैपिटल फॉर्मेशन, लिखो आप लोग कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन, अ स्टॉक एक्सचेंज a stock exchange people to save and invest induces people to save and invest a stock exchange induces people to save and invest in securities by holding out prospects of higher earnings। ये पॉसिबिलिटी दिखाकर कि और कमा सकते हो, बाय होल्डिंग आउट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ हायर अर्निंग्स, हायर अर्निंग्स। इट मोबिलाइजेस पब्लिक सेविंग्स, मोबिलाइजेस मतलब इकट्ठा करता है, एंड प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, एंड प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट या प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, जो तुमको मर्जी है लिख लो। एंड प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन मतलब एक ही होता है। तो इसमें मैंने ये कहा कि स्टॉक एक्सचेंज से प्रॉफिट्स होता है तो लोग मोटिवेटेड फील करते हैं कि यार हम भी प्रॉफिट कर सकता है, एंड ग्रेजुअली पीपल स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन द मार्केट्स। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, इकोनॉमिक बैरोमीटर। इकोनॉमिक बैरोमीटर, बैरोमीटर आप लोग को बचपन में मैडम बोलती थी, प्रेशर ये सब मेजर करने के काम आता है। तो इकोनॉमिक बैरोमीटर, मैंने आज ही तो बोला, अगर सेंसेक्स भाग रहा है ऊपर तो मतलब इंडियन इकोनॉमी अच्छा कर रहा है। तो कोई इकोनॉमी कैसा कर रही है उसका तुम मार्केट्स को देखो, अगर मार्केट्स में ओवरऑल प्राइसेस बढ़ रहे हैं मतलब वो इकोनॉमी भी अच्छा कर रही है। इकोनॉमिक बैरोमीटर लिख लो, समझ ही गए हो तुम बात फिर तो। इकोनॉमिक बैरोमीटर लिखो, अ स्टॉक एक्सचेंज
A stock exchange serves as a barometer. A stock exchange serves as a barometer. A stock exchange serves as a barometer of a country's economic situation. Serves as a barometer of a country's economic situation. It reflects changes taking place in the country's economy. In the country's economy. It reflects changes taking place in the country's economy. Very important question. This was economic barometer. हुआ क्या? और इसका ट्रिक क्या? माइस. इस पॉइंट को याद रखने का ट्रिक है, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज को याद रखने का ट्रिक है, लिखो ब्रैकेट में माइस. क्या है ट्रिक? है माइस. एम. एम का मतलब है मार्केट, आई का मतलब है इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन, सी का मतलब है कैपिटल फॉर्मेशन, ई का मतलब है इकोनॉमिक बैरोमीटर. माइस इज द ट्रिक. माइस इज द ट्रिक. हेडिंग डालो फंक्शंस ऑफ सेबी, क्योंकि अगर ये क्वेश्चंस हो गया ना तुम्हारा तो ये चैप्टर में फिर तो मतलब मजाक ही है. फंक्शंस ऑफ सेबी, मेजॉरिटी टाइम लोगों का रजिस्ट्रेशन और इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन, यही इसका मेन फंक्शंस है. लिखो. ये देखना कि स्टॉक एक्सचेंजेस कुछ चीटिंग ना करे. लिखो रेगुलेटिंग. लिखो रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज. बोलो बोलो. रेगुलेटिंग द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर सिक्योरिटीज मार्केट. Regulating the business in stock exchange and other securities market. Regulating the business in stock exchange and other securities market. और अलग अलग लोगों का रजिस्ट्रेशन करना, ब्रोकर्स और अलग अलग मार्केट पार्टिसिपेंट्स का. रजिस्टरिंग and regulating the working of stock brokers registering and regulating the working of stock brokers, sub brokers, transfer agents, etc. Registering and regulating the work of these people. Prohibiting fraudulent and unfair trade practices. Prohibiting fraudulent and unfair trade practices. Prohibiting fraudulent and unfair trade practices, कि तुम कोई चीटिंग बाजी ना करो. Prohibiting fraudulent and unfair trade practices. Prohibiting insider trading. मत बोलना नहीं पता क्या होता है. Prohibiting insider trading, जब तुम कंपनी के इंफॉर्मेशन का फायदा उठाते हो, क्योंकि तुम इंसाइडर हो कंपनी के, तो तुमको अंदर का नॉलेज मिलता है और तुम शेयर्स का ट्रेडिंग करते हो. Prohibiting insider trading in securities. Promoting investor education and training of intermediaries. इन्वेस्टर्स को एडुकेट करना. Prohibiting fraudulent and unfair trade practices or prohibiting insider trading in securities. Promoting investors education and training of intermediaries. Promoting investors education and training of intermediaries. Intermediaries मतलब brokers etc. Training of intermediaries. और ये लोग ऑडिट, चेकिंग, इंस्पेक्शन करते रहता बीच बीच में स्टॉक एक्सचेंज का. कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस एंड इंटरमीडियरीज. जिससे कोई चीटिंग ना कर रहा हो, कोई इंटरमीडियरी या स्टॉक एक्सचेंज. कंडक्टिंग ऑडिट एंड इंस्पेक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड इंटरमीडियरीज.
इसमें 6 ही लिखना है आप लोगों को, पूरा का पूरा 6। क्लियर है क्या? फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज खत्म हो गया। ठीक है रिदिबा? दैट्स इट, गुड बाय एवरीवन। किसका बुक था ये?